डूम्सडे आने से पहले मैंने बैंक से 10 बिलियन यूएन का लोन लिया। उसके बाद 1 बिलियन यूएन खर्च करके एक मैसिव स्टील फोर्ट्रेस बनवाया। फिर 2 बिलियन यूएन लगाकर एक पूरा वेयरहाउस सुपरमार्केट खरीद लिया और रातों रात उसका सारा स्टॉक अपने फोर्ट्रेस में ट्रांसफर करवा लिया। सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट करने के बाद मैं बेड पर आराम से लेट गया। मैंने एक के बाद एक 30 बॉटल्स रेड वाइन पी डाली और आंखें बंद करके बस उस मोमेंट का वेट करने लगा। सिर्फ मुझे पता था कि आज रात 12 बजे जैसे ही क्लॉक स्ट्राइक करेगी, पूरी दुनिया एक एंडलेस आइस एज में एंटर कर जाएगी। एक टेरिफाइंग ब्लिजर्ड आने वाला था, ऐसा ब्लिजर्ड जो ह्यूमैनिटी के ज्यादातर लोगों को निगल जाएगा। और फिर जैसे ही क्लॉक ने 12 बजाए, एक मिस्टीरियस पार्टिकल वेव ने पूरी अर्थ को कवर कर लिया। आसमान अचानक एक स्ट्रेंज व्हाइट लाइट से चमक उठा। रात का वक्त था, लेकिन रोशनी बिल्कुल दोपहर जैसी लग रही थी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान से स्नो गिरने लगी। शुरुआत में स्नोफ्लेक्स बस चींटी के साइज के थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो एक टेरिफाइंग स्नो स्टॉर्म में बदल गए। पूरा सिटी एंडलेस स्नोफॉल के नीचे छिपने लगा। रोड ट्रैफिक इंस्टेंटली जैम हो गया। हड्डी तक जमा देने वाली ठंड हर तरफ फैल गई। लोग पैनिक में अपने होम्स की तरफ भागने लगे। ग्लोबल एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की न्यूज ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। कुछ लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे थे, विंटर इतनी जल्दी आ गई, घर में तो सिर्फ समर क्लोथ्स पड़े हैं। कुछ लोग तो इस बात से खुश भी थे कि कल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बस एक कोल्ड स्माइल के साथ सिर हिला रहा था। मेरे माइंड में मैं उनकी स्टूपिडिटी का मजाक उड़ा रहा था। ये नॉर्मल स्नोफॉल नहीं थी, ये कभी रुकने वाली नहीं थी। टेम्परेचर कंटिन्यूअसली गिरता जाएगा, रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और लोगों के सामने सिर्फ 2 चीजें बचेंगी, भूख और ठंड। मैं अपने घर के अंदर पहाड़ जैसे स्टैक्ड सप्लाईज को देखकर कंप्लीटली सेटिस्फाइड था। मेरे पास इतना स्टॉक था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं 100 साल तक कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकता था। मैंने कैजुअली फायर प्लेस ऑन किया, सोफा पर लेटा और डीप स्लीप में चला गया। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो पूरा सिटी स्नो के नीचे दब चुका था। विंडो के बाहर सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। रोड्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स सब स्नो के अंदर गायब हो चुके थे। टीवी पर डिजास्टर रिपोर्ट्स कंटिन्यूअसली चल रही थी। टेम्परेचर सिर्फ एक रात में -100 डिग्रीज तक गिर चुका था। दुनिया की बहुत सी स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के एज पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ एक रात में हजारों लोग इस एक्सट्रीम कोल्ड को सरवाइव नहीं कर पाए। कोस्टल एरियाज तक फ्रीजिंग कंडीशंस की चपेट में आ चुके थे। ये न्यूज सुनते ही पूरी दुनिया पैनिक में आ गई। लोग सुपरमार्केट्स की तरफ भागने लगे और सप्लाईज लूट करने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर टेम्परेचर अभी भी रैपिडली गिर रहा था। मेरे मेन गेट के सामने हैवी स्नो जम चुकी थी। डेस्परेट लोग बस प्रे कर रहे थे कि ये डिजास्टर जल्दी खत्म हो। और मैं अपने वार्म फोर्ट्रेस के अंदर कंफर्टेबली रेड वाइन एंजॉय कर रहा था। एक हाथ में वाइन थी और दूसरे हाथ से मैं स्टेक कट कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही थी। आखिर मैंने 1 बिलियन यूएन सिर्फ इसी फोर्ट्रेस को बनाने में लगाया था। मेरा सेफ हाउस हमेशा 22 डिग्री के कंफर्टेबल टेम्परेचर पर मेंटेन्ड था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। इनकमिंग कॉल थी बाई लियनहुआ की। वो फोन पर रो रही थी, बस थोड़ा सा फूड दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ डिजास्टर के बाद तुम्हारा एहसान कई गुना चुका दूंगी। मैंने बिना हेजिटेशन के कॉल कट कर दी। मैं इस वुमन को बहुत अच्छी तरह जानता था। प्रीवियस लाइफ में इसी इनोसेंट लुकिंग वुमन ने मुझे बेवकूफ बनाया था। मैंने उसके लिए फूड डोनेट किया था, लेकिन बदले में उसने मेरे खिलाफ ही बिट्रेयल कर दिया। उसने आउटसाइडर्स के साथ मिलकर मुझे मार दिया था, यहाँ तक कि मेरे बोन्स का सूप बनाकर भी खा लिया था। ये सब याद आते ही मेरा गुस्सा इंस्टेंटली ट्रिगर हो गया, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। इस बार मैं उसके ट्रैप में नहीं फंसूंगा। मैंने उसे एक मैसेज भेजा, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हमारे घर का स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस एक फ्रेशली कुक्ड स्टेक बचा है। मैसेज भेजने के बाद मैंने जानबूझकर स्टेक और रेड वाइन की फोटो खींचकर भेज दी। साथ में एक और फोटो भेजी जिसमें मैं कैजुअली स्लीपवेयर में था। फोटो देखते ही बाई लियनहुआ की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ, इतनी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में मैं स्लीपवेयर पहनकर स्टेक और रेड वाइन एंजॉय कर रहा था। स्टेक और रेड वाइन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत रिप्लाई किया। उसके मैसेज में सिर्फ एक बात थी, मुझे भी चाहिए। अगर प्रीवियस लाइफ वाला मैं होता तो शायद मैं खुद सप्लाईज लेकर उसके घर पहुंच जाता, लेकिन अब मैं वो बेवकूफ नहीं था। मैंने कामली रिप्लाई किया, खाने का मन है तो खुद सुपरमार्केट जाकर खरीद लो। मैसेज देखते ही बाई लियनहुआ गुस्से से पागल हो गई। मैंने उसके मैसेजेस इग्नोर कर दिए और बुक शेल्फ से एक किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। डूम्सडे सर्वाइव करने के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स कलेक्ट की थी। नॉलेज कभी यूजलेस नहीं होती, स्पेशली जब तुम्हें फ्यूचर के बारे में सब कुछ सीक्रेट रखना हो। और असली ड्रामा तो 3rd डे से शुरू होने वाला था। मुझे ऑलरेडी पता था कि क्या होने वाला है। मैं पूरी रात नहीं सोया, बस उस एक मोमेंट का वेट करता रहा। और फिर पूरे ग्लोब में मैसिव पावर आउटेज हो गया। पावर फेलियर के बाद चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। वाटर सप्लाई सिस्टम्स भी कोलैप्स होने लगे। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के बिना ऑर्डिनरी लोग डार्कनेस में फंस गए।
लेकिन मैंने पहले ही 2 साइलेंट जनरेटर्स प्रिपेयर कर रखे थे। मैंने फोन उठाया और इंटरनेट चेक किया। पूरे इंटरनेट पर लोग पैनिक कर रहे थे। पावर बंद है, पानी भी नहीं आ रहा। ऑफिशियल अथॉरिटीज अभी भी अनाउंस कर रही थी, मेंटेनेंस चल रहा है, जल्दी सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं बस साइलेंटली सिर हिला रहा था। अथॉरिटीज खुद इस वक्त सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं। इस डूम्सडे में अगर किसी पर डिपेंड किया जा सकता था तो वो सिर्फ खुद पर। और इसी मोमेंट से असली डूम्सडे ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। मॉडर्न सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी और फूड सप्लाई कोलैप्स होते ही ह्यूमैनिटी एक मैसिव सर्वाइवल क्राइसिस में एंटर कर गई। टाइम के साथ रिसोर्सेज और कम होते गए। लूटर ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। ग्रीडी मर्चेंट्स इंस्टेंट नूडल्स तक को स्काई हाई प्राइसेस पर बेचने लगे। डूम्सडे में इंसान की असली नेचर सामने आ गई। एक दिन मैं अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक मुझे एक ग्रुप चैट में ऐड कर दिया गया। मैंने चैट ओपन की। उसमें मेरे बिल्डिंग के नेबर्स और बाकी रेजिडेंट्स थे। सब मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उन्हें पता था कि मेरे घर में बहुत सारी सप्लाईज हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे घर में सप्लाईज शिफ्ट की जा रही थीं। किसी ने मेरा स्टेक और रेड वाइन वाला वीडियो भी ग्रुप में शेयर कर दिया। अब ग्रुप कंप्लीटली एक्सप्लोड हो गया। सब लोग मुझे मॉरली शेम करने लगे। तुम इतना स्टॉक अकेले कैसे रख सकते हो? हम सब सफर कर रहे हैं और तुम लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें अपनी सप्लाईज शेयर करनी ही होंगी। कुछ लोग तो डायरेक्टली थ्रेटन करने लगे, चाहे जो हो, हम तुम्हारा डोर तोड़कर अंदर घुसेंगे। मैं उनकी बकवास देखकर कामली रिप्लाई किया, मैं तुम लोगों को जानता भी हूं, फिर मैं अपनी सप्लाईज तुम्हें क्यों दूं? डूम्सडे में इन लोगों की लास्ट बिट ऑफ मोरालिटी भी खत्म हो चुकी थी। रीजनिंग करना कंप्लीटली यूजलेस था। सर्वाइव करने के लिए ये लोग किसी भी लिमिट तक जा सकते थे। मुझे प्रीवियस लाइफ क्लियरली याद थी। मैंने काइंडनेस से अपना डोर खोला था, लेकिन वही नेबर्स अंदर घुस आए थे और मुझ पर अटैक कर दिया था। इस बार मैं उनके अगली फेसेस को पहले ही देख चुका था। मैंने डिसाइड कर लिया था, इस लाइफ में मैं इन इंसेक्ट्स के साथ अच्छे से खेलूंगा। मैंने ग्रुप चैट में डायरेक्टली वीडियो कॉल स्टार्ट कर दी। फिर एक बॉटल एक्सपेंसिव ऑस्ट्रेलियन विंटेज रेड वाइन और प्रीमियम फ्रेंच फॉये ग्रा टेबल पर रख दिया। कैमरा ऑन किया और मैं वहीं बैठकर खाना पीना शुरू कर दिया। ग्रुप के लोग मुझे देखकर पागल होने लगे। खासकर फीमेल रेजिडेंट्स ने मुझे प्राइवेट मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। उन्हें पता था कि अब मनी की कोई वैल्यू नहीं रही, इसलिए कुछ लोग इनडायरेक्टली फूड के बदले अपने बॉडी को ऑफर करने तक की बात करने लगे। मेल रेजिडेंट्स भी मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो मुझे बिग ब्रदर कहकर बटर करने लगे। सबसे रिडिकुलस बात यह थी कि एक वुमन ने मुझे रिलेशनशिप ऑफर करने की कोशिश की। मैंने सारे प्राइवेट मैसेजेस देखे और बस बोर्ड हो गया। मैंने फोन को एक स्टैंड पर रखा और कैमरा के सामने ही बैठ गया। लेफ्ट हैंड में रेड वाइन, राइट हैंड में फोआइग्रा। मैं कैजुअली विंडो के बाहर देखते हुए इस ब्यूटीफुल बट डेडली स्नोस्टॉर्म को एंजॉय करने लगा। हाफ अ मंथ ब्लिंक करते ही गुजर गया। विंडो के बाहर स्नोफॉल एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। पूरा सिटी एक वाइट वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो चुका था। मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग ये स्नोफॉल अभी एक और महीना चलने वाली थी। 4th फ्लोर से नीचे की बिल्डिंग्स कंप्लीटली स्नो में बरी हो जाएंगी। उसके बाद ये डिजास्टर कितने टाइम तक चलेगा मुझे भी नहीं पता था। बोर्डम में मैं नेबर्स के मैसेजेस स्क्रॉल कर रहा था, तभी एक नाम ने मेरी अटेंशन खींच ली, चो केयर। उसका मैसेज बाकी सबसे अलग था। ना कोई बेगिंग, ना कोई इमोशनल ड्रामा, ना कोई प्राइवेट डील। उसने कामली लिखा, मिस्टर जांग, मेरे घर में फूड और मेडिसिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ। बदले में फ्यूचर में मैं आपको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में तुरंत उसका फेस आ गया। जो केयर तियानहाई फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल की एक फीमेल डॉक्टर थी, एज 26, हाइट अराउंड 175 मीटर्स। लेकिन मुझे उसकी अपीयरेंस से ज्यादा उसका काम और रैशनल एटीट्यूड इंप्रेसिव लगा। वो बेगिंग नहीं कर रही थी, वो वैल्यू के बदले वैल्यू ऑफर कर रही थी। मुझे उसका एटीट्यूड जेन्युइनली पसंद आया। डूम्सडे में सिर्फ वही लोग सर्वाइव करने के वर्दी होते हैं जो अपनी वैल्यू प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसे अपने घर के अंदर बुला लेता। डूम्सडे में किसी पर ट्रस्ट करना सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उसे अपनी आईज एंड ईयर्स बनाऊंगा। वो नेबर्स की मूवमेंट्स पर नजर रखेगी और मुझे वार्निंग देगी। और मुझे अपने स्टील फोर्ट्रेस पर पूरा कॉन्फिडेंस था। मैंने इतना पैसा और एफर्ट सिर्फ इसी दिन के लिए लगाया था और एग्जैक्टली वही हुआ। नेबर्स ने जब देखा कि मैं उनकी डिमांड्स नहीं मान रहा तो वो कंप्लीटली फ्यूरियस हो गए। सुन झाओ ने एक नया ग्रुप बनाया और मुझे छोड़कर बिल्डिंग के ऑलमोस्ट सभी लिविंग रेजिडेंट्स को उसमें ऐड कर लिया। मेरी लग्जूरियस लाइफ देखकर उनकी आंखों में जेलसी और हेट्रेड भर गई। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, मेरी सप्लाईज। ग्रुप में एक स्लोगन घूमने लगा, नाइफ हाथ में लो, मेरे साथ चलो, सप्लाईज लूट कर लो। उनकी मैडनेस स्क्रीन से लिटरली बाहर आ रही थी। तभी जो केयर का वार्निंग मैसेज आया, वो लोग तुम्हारे फ्लोर पर अटैक करने वाले हैं। मैंने बस एक ग्लांस दिया और कामली रिप्लाई किया, समझ गया। जो केयर अपने सोफा पर बैठी थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आईब्राउज टाइटली लॉक थी। वो कंफ्यूज थी। तुम पैनिक नहीं कर रहे? उसके अकॉर्डिंग सबसे लॉजिकल ऑप्शन था कि मैं अपनी कुछ सप्लाईज दे दूं,
नेबर्स का एंगर काल्म कर दूं और टेम्परेरी पीस बाय कर लूं। आखिर मैं अकेला था और सामने 100+ डेस्परेट लोग थे, लेकिन मैं बस हल्का सा स्माइल किया। मैंने सिर्फ कहा, याद रखना, इस बार मत आना, मैं सिर्फ एक बार वार्न कर रहा हूं, बैठकर शो एंजॉय करो। जोकियर और भी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है। कुछ ही देर बाद नीचे से फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी। 100 से ज्यादा लोग स्टेयर्स चढ़कर मेरे फ्लोर की तरफ आ रहे थे। अचानक बैंग! किसी ने डोर को जोर जोर से हिट करना शुरू कर दिया। जंग, बाहर निकल! मरना नहीं चाहता तो ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मैंने उनकी थ्रेट्स का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, बस क्वाइटली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिफेंस सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जो आदमी डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा था वो इंस्टेंटली इलेक्ट्रिक शॉक का शिकार हो गया। उसके पीछे भीड़ में खड़े कई लोग भी चेन रिएक्शन की वजह से करंट की चपेट में आ गए। कुछ सेकंड्स बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी। पूरा हॉलवे सडनली साइलेंट हो गया। नेबर्स कंप्लीटली पैनिक में आ गए। ये क्या हो रहा है? उसने क्या किया? वो अकेला इतना पावरफुल कैसे है? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डोर तोड़ने के लिए एक ह्यूज वुडन लॉग यूज करना शुरू कर दिया। थैम, थैम, थैम। हर इम्पैक्ट से बिल्डिंग वाइब्रेट हो रही थी। मेरे टेबल पर रखा वाटर ग्लास भी हिल रहा था, लेकिन मैं सोफा पर कंफर्टेबली बैठा रहा। मैं उनकी डेस्परेशन को एंजॉय कर रहा था। कुछ डजन अटेम्प्ट्स के बाद भी डोर पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। तभी किसी ने डोर को क्लोजली इंस्पेक्ट किया और शॉक्ड होकर चिल्लाया, ये बैंक वॉल्ट का सिक्योरिटी डोर है। सब लोग एकदम साइलेंट हो गए। एक फॉर्मर बैंक एम्प्लॉई ने बिटर स्माइल के साथ कहा, वुडन लॉग से तो छोड़ो, इस लेवल के वॉल्ट डोर को एक्सप्लोसिव से भी तोड़ना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। उनकी सारी होप्स टूट गईं और मैं क्वाइटली शूटिंग विंडो के पास गया। मैंने क्रॉसबो उठाया। डोर के बाहर अभी भी नेबर्स स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे। मैंने कैजुअली एक बोल्ट लोड किया। ट्वंग! एक शार्प साउंड के साथ बोल्ट हवा को चीरता हुआ निकल गया। भीड़ में पैनिक मच गया। किसी के पास वेपन है, केयरफुल। लेकिन नैरो कॉरिडोर में 100 से ज्यादा लोग पहले से पैक्ड थे। किसी के पास भागने की जगह नहीं थी। मैं बस डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा रहा। कुछ बोल्ट्स फायर करने के बाद मैं काल्मली किचन में गया। फ्रिज खोला, एक कोल्ड ड्रिंक निकाली और कैजुअली ड्रिंक करने लगा। मीनवाइल मेरी आयरन डोर के बाहर नेबर्स ऑलमोस्ट डेस्परेट हो चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया, डोर नहीं टूट रहा तो वॉल तोड़ दो। सबकी आंखों में होप आ गई। उन्हें लगा वॉल ब्रिक और सीमेंट की बनी होगी। हम इतने सारे लोग हैं, ये वॉल तो तोड़ ही देंगे। मैंने अंदर से उनकी एक्साइटमेंट देखी और बस आईब्राउ रेज की। तुम लोग जितने ट्रिक्स सोच सकते हो, मैं उससे ज्यादा ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ। ये फोर्ट्रेस मैंने 1 महीने तक पर्सनली तैयार करवाया था। क्या ये लोग इसे इजीली तोड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं। बाहर एक स्ट्रॉन्ग मैन ने हैमर उठाया। बैम! हैमर वॉल से टकराया। वॉल पर क्रैक आ गया। व्हाइट सीमेंट डस्ट नीचे गिरने लगी। भीड़ एक्साइटेड हो गई। हो गया, वो वीक है। सब लोग और एग्रेसिवली वॉल तोड़ने लगे। लेकिन जब उस स्ट्रॉन्ग मैन ने सेकंड स्ट्राइक की, क्लैंग! एक शार्प मेटालिक साउंड गूंज उठी। हैमर जोर से बाउंस बैक हुआ। वो आदमी पीछे जाकर गिर पड़ा। सब लोग स्टन्ड रह गए। उसके हाथों पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। किसी ने वॉल का सीमेंट हटाकर देखा और तब अंदर स्टील था। पूरी वॉल के अंदर थिक ब्लैक मेटल लेयर लगी हुई थी। नेबर्स की आंखें फट गईं। किस पागल ने अपना घर स्टील से बनाया है? ये घर है या बंकर? मैं लिविंग रूम से उन्हें देखकर हल्का सा स्माइल किया। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है। मेरे घर की वॉल्स 20 सेंटीमीटर थिक हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉय से रीइंफोर्स्ड थीं। हेवी एक्सप्लोसिव्स भी इसे इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। बिल्डिंग के सारे रेजिडेंट्स उस मेटल वॉल को ब्लैंकली देखते रह गए। उनके हार्ट्स में बाहर की स्नो से भी ज्यादा कोल्डनेस भर गई। किसी ने डिस्पेयर में रोना शुरू कर दिया। तभी एक नेबर अचानक चिल्लाया, बैल्कनी! उसके घर में बैल्कनी है। उस बैल्कनी को फ्लोर टू सीलिंग विंडोज में कन्वर्ट किया गया है। ग्लास से अंदर जा सकते हैं। ये सुनते ही लोगों को एक लास्ट होप मिल गई। दोनों बैल्कनीज के बीच अराउंड 15 सेंटीमीटर्स का गैप था और रेलिंग भी थी। लेकिन सर्वाइवल की डेस्परेशन में ये डिस्टेंस उनके लिए कुछ भी नहीं था। सब लोग बैल्कनी की तरफ भाग पड़े। बाहर हॉलवे से थोड़ी वार्मथ मिल रही थी, लेकिन बैल्कनी के बाहर प्योर फ्रीजिंग हेल। स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्न विंड्स चल रही थी। स्नो स्टॉर्म कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था। कुछ ही घंटों में कोई भी इंसान फ्रीज हो सकता था। लेकिन चेन जंगहाओ और उसके साथियों की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, मेरे घर के अंदर का फूड। वो लोग एक ग्रुप की तरह मेरी बैल्कनी पर जंप करके आ गए। मैं इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। ग्लास के थ्रू दोनों साइड्स एक दूसरे को देख रहे थे। नेबर्स ने टूल्स उठाए और मेरे ह्यूज फ्लोर टू सीलिंग विंडो पर अटैक करना शुरू कर दिया। बैंग! 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 लेकिन मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। मैं रिक्लाइनिंग चेयर ड्रैग करके विंडो के सामने ले आया, कंफर्टेबली बैठ गया। फिर एक कप स्टीमिंग हॉट कॉफी बनाई और स्लोली सिप करते हुए उनकी स्ट्रगल एंजॉय करने लगा। बाहर वो लोग स्नोस्टॉर्म के बीच मशीन की तरह ग्लास तोड़ रहे थे। उन्हें पेन का भी होश नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, मेरे घर का फूड।
चिप्स, बर्गर्स, कोला, पिज्जा, रोस्टेड चिकन, ये सारी सप्लाईज उनके लिए किसी ड्रग की तरह बन चुकी थीं। सिर्फ आधे महीने तक ये फूड न मिलने के बाद ही उनकी डेस्परेशन मैडनेस में बदल चुकी थी। वो और ज्यादा फोर्स के साथ ग्लास तोड़ने लगे। मैं कॉफी होल्ड करके उन्हें देख रहा था। फिर मैंने कैजुअली कहा, किसने कहा कि ग्लास जरूर फ्रेजाइल होता है? ये नॉर्मल ग्लास नहीं है, ये स्पेशली मेड बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास है। जब सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर ने इसे इंस्टॉल किया था, उसने कहा था, ये ग्लास सिर्फ बुलेट्स को ही नहीं, हेवी इम्पैक्ट को भी रोक सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। नेबर्स ग्लास तोड़ते रहे, 1, 2, 10, फिर डजन्स ऑफ पीपल टर्न बाय टर्न अटैक करते रहे, लेकिन ग्लास पर एक प्रॉपर क्रैक तक नहीं आया। किसी का हाथ दर्द से कांपने लगा, कोई फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, ये आखिर किस टाइप का ग्लास है? बुलेट प्रूफ ग्लास है क्या? उनकी आवाज में डिस्पेयर भर गया। मैंने बस कॉफी का एक और एसआई पी लिया और हल्का सा स्माइल किया। अगर ये बुलेट्स तक को रोक सकता है, तो तुम लोगों के हाथ में ये ब्रोकन टूल्स आखिर क्या चीज है?